चौथा सवाल इसमें का बताना था। आठवां सवाल, आठवां को मैंने कल आप लोगों को बताया था। यदि घर पे लगाए होंगे नहीं आ रहा तो फिर से हम बता दें। तो नौवां बताएं। तो आप लोगों के सामने लिखित वाला प्रश्न है। तो मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि यदि कहीं भी आपके समक्ष आपके सामने लिखित वाला प्रश्न आ जाएगा तो मैं कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा कि किसके बारे में पूर्ण रूप से बताया नहीं गया है। क्या कह रहा है? 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर देते हैं। कथन में साफ कहा है 2 पानी के नल जब एक साथ लगाए जाते हैं, कोई 2 पानी के नल हैं, जब इन दोनों को एक साथ लगाएंगे तो दोनों को भरने में कितना टाइम लग जाता है? तो दोनों का समय का वह क्या दिया गया है? योग दिया गया। दोनों समय का वह क्या दिया गया है? तो योग क्या दिया है? 9 सही 3/8 घंटा। फिर कह रहा है आगे, बड़े व्यास वाला नल, जो बड़ा व्यास वाला नल है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो कौन कम समय ले रहा है? बड़ा व्यास वाला नल। तो यदि हमें किसी तरह कम व्यास वाले नल को मालूम हो जाए तो यदि मैं उसी में 10 को कम कर दूंगा तो कौन मिल जाएगा? बड़ा। जैसे यदि मैं आप लोगों के सामने कहूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है, दूसरी संख्या से कितनी है? 10 कम है। तो यदि हमें किसी तरह दूसरी संख्या मालूम हो जाए तो मैं दूसरी संख्या में 10 को घटाऊंगा तो कौन मिल जाएगा? उसी प्रकार इस प्रकार में इस कथन में भी इसी पे आपका आधारित कथन है कि यदि हमें किसी तरह कम व्यास वाला नल का समय मालूम हो जाता तो उसी में हम 10 को कम कर देते तो क्या मिल जाता? बड़ा व्यास वाला नल का समय। तो इसको आप ऐसे मानना, ऐसे लिखना, मानना कि कम व्यास वाला नल, माना कि कम व्यास वाला नल हौज को यक्स घंटों में भर देगा, यक्स घंटे में भर देगा। इतनी बात समझ में आई? तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जैसे ही आपका पता चल गया कि कम व्यास वाला कितना समय ले रहा है? यक्स घंटे। तो बड़ा वाला उसी से कितना कम ले रहा है? 10 घंटा कम। तो जैसे ही हमें छोटे वाले का मिला तो हम उसी अनुसार किसका निकाल सकते हैं? बड़े वाले का। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए बड़ा व्यास वाला नल, इसलिए बड़ा व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भरेगा? कहा क्या? छोटे वाले नल से। तो छोटा वाला नल कितने में भरा था? यक्स। तो छोटे वाले नल से कितना कम? 10। तो कम के लिए चिन्ह माइनस। कितना कम? 10। तो ये 10 घंटे में भर देगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? मैंने कहा जैसे ही हमें छोटे वाले का मिल जाएगा तो तुरंत हम किसका निकाल सकते हैं? बड़े वाले का। क्योंकि साफ कहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है हौज को छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है। तो कम के लिए लगाया मैंने चिन्ह माइनस, कम 10 का तो मैंने 10 लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर आगे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रत्येक नल का कि कम व्यास वाला कितना समय लिया, बड़ा व्यास वाला कितना समय लिया, ये तो मैंने चर राशि माना है। तो क्या इसका कोई फिक्स मान मालूम है? नहीं। तो इसका हमें यक्स का क्या करना है? मान निकालना है। तो इस प्रकार से यदि कहीं भी आपके सामने कार्य समय से संबंधित प्रश्न आ जाएगा तो प्रत्येक अवयवों की क्या निकाल लेना? क्षमता। अब सवाल यह उठता है कि हम क्षमता कैसे निकालते हैं?
क्षमता हम कैसे निकालेंगे उसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। जैसे कोई मिस्त्री है, कोई मिस्त्री है, यदि वह कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो हमें उसकी क्षमता निकालनी है, देखनी है कि उसकी क्षमता कितनी है एक दिन की। क्षमता का मतलब आप सरल भाषा में समझ लीजिए औकात। क्षमता का मतलब सरल भाषा में क्या समझ लीजिए, जैसे आपके घर में मिस्त्री लगे हैं तो आप घर पे बैठे हैं आराम से, तो आप क्या किए, घर बैठे थे, जैसे ही कार्य समाप्त हुआ तो गए उसे मिस्त्री की क्या देख रहे हैं, औकात का मतलब उसकी कितनी औकात थी, एक दिन में वह दीवार को जोड़ रहा है। तो देखने पे पता चलता है ना। तो इसका मतलब मैंने एक क्या समझा कि यदि किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकाली जाती है तो देखो एक दिन की मैंने बात कहा, तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति की हम क्षमता निकालेंगे तो हमेशा हम एक में समय वाले से भाग दे देंगे। जितना घंटा वह ड्यूटी किया होगा उसी दिन वाले में हम भाग दे देंगे समय से, तो वह क्या निकल जाएगी, उस व्यक्ति की क्षमता। क्षमता का कॉन्सेप्ट समझे आप लोग। तो यदि हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, लिखिएगा, इसलिए तो इन दोनों का आप निकाल लीजिए, लिखिएगा अतः कम व्यास वाले नल की क्षमता बराबर व्यास वाले नल की क्षमता बराबर। तो मैंने कहा यदि हमें किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकालना हो तो हमेशा हम एक में समय से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना कम समय, कितना समय ले रहा है कम व्यास वाला, तो समय आपका है x, तो x से भाग दे दीजिए, क्षमता निकल गया। तथा बड़े वाले का भी निकाल लीजिए, तथा बड़ा व्यास वाले नल की क्षमता बराबर। तो इसकी क्षमता निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकाला जाएगा तो हमेशा एक में समय से क्या किया जाएगा। तो समय कितना ले रहा है बड़ा वाला नल, x - 10 ले रहा है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हो गया। हमने दोनों व्यक्तियों की क्या निकाल लिया, क्षमता। तो ये जो क्षमता होगा ना, एक क्षमता के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे ही आप लोगों का मानने वाला कथन पूरा होता है तो आप क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया कि मैं कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाऊंगा और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते चला जाऊंगा। तो शुरुआत से पढ़िए, क्या कहा, दो पानी के नल, तो दो पानी के नल एक साथ, तो दो पानी के नल एक साथ लगाइए। तो पहला वाला नल कितना, पहले वाले नल की क्षमता कितनी है, 1/x है। दूसरे वाले नल की क्षमता कितनी है, 1/x - 10। इन दोनों को क्या कह रहा है, एक साथ। तो एक साथ लगाने का मतलब एक ही में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो कैसा चिन्ह लगेगा, प्लस। और ये दोनों कितने समय में भर दे रहे हैं, 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। तो यदि सही रूप में आपका दिया रहता है तो इसे बोला जाता है मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को हम किस में बदलते हैं, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब वह केवल अंश बटे हर में हो। इसको लगाने का तरीका क्या है कि हर वाले का गुणा सही में, अंश वाले को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 8 × 9 = 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 बता कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये इतना घंटा लग रहा है, लेकिन मैंने इन दोनों का योग किया है। तो ये दोनों का योग क्या किया गया, क्षमता का योग किया गया। तो दो क्षमताओं का योग किसके बराबर होगा, क्षमता के ही बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट समय के बराबर इसको नहीं कर सकता हूं। तो इस घंटे की भी क्या निकालूंगा, क्षमता। क्षमता निकालने का मतलब ये है कि हमेशा एक में समय वाले से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो आप जानते हैं यदि बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर हो तो सबसे नीचे वाली संख्या गुणा में कहाँ जाती है, सबसे ऊपर जाती है। तो 8 को ऊपर ले जाइए और 75 क्या हो गया, नीचे। तो 1 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो गया, 8 बटा कितना आ गया। तो जब मैंने इसको क्षमता में बदला तो कितनी क्षमता आ गई,
8/75 आ गया। आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताया गया कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं क्या हो, अंश बटे हर में, कहीं भी संख्याएं यदि आप लोगों को अंश बटे हर में दिखाई देती है, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों, तो हमेशा हर का क्या कर लेना, तो जो जो हर में लिखा है उसको आप लिख दीजिए। x इंटू क्या हो गया, x माइनस 10। जितना एलसीएम आएगा पहले वाले हर से भाग देंगे, तो x से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, x माइनस 10। तो जितनी बार में कटा होगा तो उसी का गुणा उसके वाले, तो x माइनस 10 का गुणा किस में कर देंगे, 1 में करेंगे। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर दीजिए, क्या उसके मान में परिवर्तन होता है, नहीं। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला, प्लस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरे वाले हर से भाग दीजिए, तो इस बार ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा कौन, तो x का गुणा 1 में करेंगे, कितना होगा, x ही होगा। आगे बढ़ा तो कितना मिल गया, 8/75। ये देखो राशियां आपस में क्या है, चिन्ह कैसा है, कैसे विपरीत है। इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, तो मैंने कहा यदि कोई अवयव लिखा गया उसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस, तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, तो x मिलके कितना हो गया, कैसे x²। गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन यदि राशियां आपस में समान हो तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो जब भी राशियां जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती हैं तो उनके केवल संख्यात्मक मान जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, संख्यात्मक मान। तो क्या यहाँ पर संख्या में कोई लिखी गई है संख्या, तो मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना होता है, तो अब दिखाई देने लगा कि नहीं, तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया। तो राशियां नहीं जुड़ती हैं, क्या जुड़ते हैं, संख्यात्मक मान। तो मैंने 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, x चल रहा तो x हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 2x होगा, और आगे बढ़ा तो -10 और बटे, देखो मैं गुणा आप कर रहा हूं डायरेक्ट, यक्स का गुणा। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था ना कि यदि किसी कोष्टक के बाहर कोई अवयव लिखा गया हो और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, उस अवयव को लेकर बारी बारी कोष्टक के अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, क्या होगा, x²। जैसे आगे बढ़ा तो क्या हो मिला, माइनस, फिर यक्स का गुणा किस में करेंगे तो कितना हो गया, 10, और आगे बढ़ा तो कितना आ गया, 8/75 आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि संख्याएं क्या हैं, अंश बटे हर में, और बीच में कैसा चिन्ह, तो यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में बराबर का चिन्ह, तो तिर्यक गुणा। तो 75 का गुणा इसमें करेंगे, तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150, यक्स आगे बढ़ा तो माइनस, फिर 75 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो गया, 750, और 8 का गुणा इसमें करो, 8 का गुणा x² में करोगे कितना आ गया, 8x²। 8 का गुणा 10 में करोगे कितना आ गया, 80x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आप लोग क्या करिए, इस बड़ी वाली घात की तरफ प्रत्येक अवयव को पक्षांतर करो, तो 8x², आगे बढ़ा तो -8x। अब देखो कहीं और कहीं x है, यहाँ है, तो ये प्लस वाली संख्या, ये देखो 80 है, हमने 8 ही लिखा है, ये 80x है। अब देखो और कहीं x वाला है यहाँ, तो ये प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर संख्याओं का चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत। तो प्लस का विपरीत क्या होगा, -150x, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो गया, +750। तो मैंने क्या किया, यहाँ के प्रत्येक अवयवों को पक्षांतर कर दिया, तो कुछ शेष रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो 8x², राशियां आपस में क्या मिल गई, तो यदि राशियां आपस में समान है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और तो माइनस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 0 में 0 जोड़ोगे 0, 8 5 13, 13 के 3 कैरी बची 1, 8 1 9 1 10, और ये माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो 1030 x प्लस 750 बराबर 0। ये देखो बहुत बड़ी संख्या मिल गई ना। अब आप यहाँ पर चेक कर लो, क्या प्रत्येक अवयवों में कोई
किसी अवयव की भाग पूरी तरह चली जा रही है, पहले 8 ही को लेके चेक कर लो, क्या ये 8 से कटेगा? 8 एक कम 8, बचा कितना? 2, तो 23 हो गया। 8 दूना 16, 7 बचा तो 70 हो गया, तो ये कटेगा ही नहीं। तो 8 से नहीं कटा तो 4 से काटो आप। मैं 4 को कॉमन ले रहा हूँ, 4 का कॉमन लेने का मतलब मैं 4 से 80 और 150 को जोड़ने पर 230 आएगा। 1030 मैंने लिखा है, ये कैसे हमने लिखा है? वो तेरे 8 को फिर जोड़ दिए। यहाँ देखो, 0 में 0 को जोड़ा 0, 8 5 13 के कैरी बची और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये गलती से लिख दिया गया था, अर्थात 8 वाले को फिर दोबारा जोड़ा गया था। अब 4 की मैं भाग दे रहा हूँ प्रत्येक अवयव में, चेक करो कि ये 8 की भाग प्रत्येक अवयव में चली जा रही है कि नहीं। इसमें तो चली जाएगी, 8 दूना 16, 7 बचा 70, तो जाएगी 8 की भाग नहीं, तो मैं 4 कॉमन लिया। 4 दूना 8, 2x स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ा तो क्या मिला? अब 4 से इसी में भाग दो, 4 पाँचे बचा कितना? 3, तो कितना हो गया? 30 हुआ। तो 4 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब ये 4 से भी नहीं भाग जा रही है, तो आप इसमें क्या कर लीजिए, 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो 2 चौक 8 हो गया। अब इसमें 2 से भाग दो, 2 एक कम 2 एक कम बचा 1, तो कितना बन गया? तो 2 पाँचे 10। अब तीसरे वाले अवयव में 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, बचा कितना? 1, तो 15 हो गया। 2 साते बचा 1, तो कितना हो गया? 10, 2 पाँचे बराबर कितना? अब इस गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करो, तो गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। तो आप भाग दे दीजिए। तो जब आप भाग देंगे किसी भी संख्या से 0 में, तो आएगा कितना? 0 ही आएगा। अब क्या कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र द्वारा भी लगा सकते हैं और गुणनखंड द्वारा भी लगा सकते हैं। तो किस नियम से लगा दिया जाए? द्विघाती सूत्र से। यदि हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है तो द्विघाती सूत्र को पहले लिख लो, x बराबर -b प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे पूरे के कितना है? 2a। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग तभी कर सकता हूं जब हमें a b c का मान मिल जाए। तो क्या हमें a b c का मान मिला? नहीं मिला। तो सर्वप्रथम आप कोई ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए जिसमें a b c आते हो। तो हमेशा द्विघात समीकरण में a b c का मान निकालने के लिए इस समीकरण से तुलना करना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने, और तुलना का मतलब पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर होगा और दूसरा वाला अवयव, तो x स्क्वायर से कट जाएगा तो a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ये x से कट जाएगा तो b के जगह पे आ गया -115 आ गया और c के जगह पे कितना हो गया? 375। इतनी बात समझ में आई। अब आप मान निकाल लो, मान निकालिए, इसी में उठा के रख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालूं? यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकल जाए तो इसी में हमें केवल रखने की आवश्यकता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले आप निकालो। तो b की वैल्यू कितनी है? -115 का स्क्वायर। आगे बढ़ा तो क्या मिला? माइनस। आगे बढ़ा तो 4, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणा, तो a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 375। अब गुणा करो। यदि किसी संख्या पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना हो तो इस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखिए जितनी उसकी घात है। तो -125 को आप 2 बार गुणा करके लिख दीजिए। 125 नहीं है, 115 है। तो -115 को आप 2 बार गुणा करके लिखिए तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ की जो चिन्ह आएगा वह कैसा चिन्ह आएगा? प्लस आएगा। अब गुणा करो, 5 बचे 25 के 5 कैरी बची 2,
5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 के 2 कैरी बची 1, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 5 5 10, 10 एक 11 और 11 1 12, 12 के 2 कैरी बची 1 और 1 1 2, 2 1 3 और 1 आ गया। तो कितना आएगा आपका 13,200। तो 13,225 आया और माइनस इसका गुणा कर दो 4 चौके। अब 16 का गुणा आप 375 में करो, कितना आया 6,000 आया। तो 6,000 आप ऐसे लिख दीजिए। प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है, तो घटा लो तो कितना बचेगा आपका 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2 और यहाँ देखो 13 है, 13 में से 3 में से आपका 6 जाएगा नहीं तो कैरी लिया, 13 में से 6 गया 7, कितना आ गया 72 25। तो 72 25 अब उठा के रख दो आप। आगे बढ़ा तो मिला x, तो x आगे बढ़ा बराबर तो बराबर, फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस b। तो b की वैल्यू कितनी है -115, तो -115 आप लिख दीजिए। फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस माइनस, फिर जैसे आगे बढ़ा तो करड़ी लिखो। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला, मैंने पहले ही निकाल लिया 72,125 और पूरे के बटे 2a। तो a की वैल्यू कितनी मिली 4, तो यहाँ पर 4 रख दो। आप जानते हैं कि दुनिया में कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, तो दो चिन्हों का आपस में गुणा करो, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, तो प्लस एक अवयव के साथ लिखा नहीं जाता, आगे क्या रहता है छिपा रहता है। तो 115 हो गया। आगे बढ़ा तो प्लस माइनस। करड़ी का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब ये है कि एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो अंकों का जोड़ा। तो क्या एक जैसे दो दो अंक दिखाई दे रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम 72,125 को लेकर के क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। यदि इसका आखिरी वाला अंक विषम है तो विषम संख्या से करेगा, तो मैं 5 से काट रहा हूं। 5 एक कम बचा 2 तो 22 हो गया, 5 चौक 2 बचा तो कितना हो गया, देखो 5 एक कम 5, 2 बचा तो 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर 2 बचा तो 22 हो गया, 5 चौक 20 और 5 बचे, फिर 5 से काटो आप, 5 दूना बचा 4 तो 44 हो गया, तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 5 अठे 40 बचा कितना, तो कितना दिखाई देने लगा 45, तो 5 9। अब ये 289 किससे कटेगा 17 से, क्योंकि 17 का वर्ग है, तो 17 17 में कितना होता है 289 होता है। अब ये 17 किससे कटेगा 1 से। तो देखो अब मिल गए कि नहीं, तो मैंने जब इनका गुणनखंड किया तो एक जैसे दिखाई देने वाले दो दो अंक मिल गए, और एक जैसे दिखाई देने वाले दो दो अंकों का हम क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे, और जिसका जोड़ा बनता है उसको हम करड़ी के क्या कर लेते हैं बाहर। तो x बराबर 115 प्लस माइनस 5 भी बाहर हो गया क्योंकि जोड़ा बना, 17 का भी जोड़ा बना तो इसको भी बाहर कर लो। और कोई करड़ी में है, इसका मतलब करड़ी क्या हो गई हट गई, और पूरे बटे के नीचे कितना आया 8। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 115 प्लस माइनस 17 बचे बटा कितना 8। तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ गया, दो चिन्ह आया, एक बार हम क्या ले लेंगे धनात्मक और एक बार क्या ले लेंगे ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखो क्या लिखना पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने का मतलब ये है कि जहाँ पर दो चिन्ह वहीं पर एक चिन्ह कैसा हो जाएगा प्लस। तो x बराबर 115 प्लस 85 बटे कितना 8, जोड़ लो आप, तो 5 5 10 और 8 1 9 9 1 10 और 1 में 1 जोड़ोगे 200 बटे 8, भाग दे दो आप, 8 दूना 16 बचा कितना 4 तो 40 हो गया, 8 पंजे, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 25 निकल गई। दूसरी बार हम x का क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, तो जहां ये दो चिन्ह है तो वहीं पर क्या हो जाएगा एक चिन्ह हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस में डायरेक्ट हल कर रहा हूं, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 11 में से 8 जाएगा
3 बचेगा, तो 30 बटा कितना आ गया 8। अब काटो इसको, तो इसको मैं काट रहा हूं 2 से, 15 दूना और 2 चौक, क्या अब ये कटेगा? तो ये देखो भिन्न में आ गया कि नहीं? तो ये 15/4 ना लेकर के क्या लिया जाएगा? x का मान 25। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो कम व्यास वाला नल था वह x घंटे में भर रहा था, तो x का मान कितना आया? 25। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कम व्यास वाला नल हाउस को कितने घंटे में भरता है? ये 25 घंटे में भरता है। ये हो गया है आपका। अब देखिए कम वाले का मालूम हो गया तो बड़े वाले का मान निकाल लो। 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 15। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कम व्यास वाला नल 25 घंटे में हौज को भर दे रहा था और बड़ा व्यास वाला नल कितने घंटे में? 15 घंटे में। क्योंकि बड़ा है तो पानी अधिक जाएगा, तो उसको साधारण सी बात है कि उसको बहुत कम समय लगेगा। 10वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में, मतलब मैसूर है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? बंगलौर है। तो ऐसे आप बना लो, ए वाले को आप मैसूर मान लो, बी वाले को क्या मान लो? बेंगलोर। और इनके बीच की दूरी कितनी दर्शा रहा है? 132 किलोमीटर। अब यह 132 किलोमीटर की दूरी किस किस साधन द्वारा तय कर रहे हैं, ये तो कथन में पढ़ने के बाद पता चलेगा। कह रहा है तो जैसे ही हमें सवारी गाड़ी की औसत चाल मालूम हो गई तो अब किसकी निकाल सकते हैं? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। क्योंकि साफ कहा है कि एक तथा लिख लीजिएगा, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर। तो कह रहा है कि जो औसत चाल है ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, वह कह रहा सवारी गाड़ी की चाल से, सवारी गाड़ी की औसत चाल से। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कहा तो ढूंढो कि सवारी गाड़ी की औसत चाल है कितनी? x है। तो अधिक के लिए कैसा चिन्ह? प्लस। कितना अधिक है? 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो हमने यहाँ पर 11 किलोमीटर पर घंटा कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या निकल जाएगा? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मिल गया। देखो चाल दिया है, चाल मिल गई, दूरी मिल गया, तो क्या नहीं मालूम है? समय। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, जैसे यदि मैं 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता हूं तो हमें कुछ समय लगेगा घर पहुंचने में। यदि हमारी चाल को बढ़ा दिया जाए, 8 किलोमीटर पर घंटा कर दिया जाए तो कुछ समय लगेगा कि नहीं? तो वह समय क्या लग रहा है, क्या ये हमें मालूम है? नहीं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 332 कह रहे हैं, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले कौन है? सवारी गाड़ी। तो लिखिएगा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी को लगा समय बराबर। तो सवारी गाड़ी को लगा समय बराबर, तो समय का फार्मूला क्या होता है आपका? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी है कितनी आपकी? कितनी किलोमीटर जा रही है? 132 किलोमीटर जा रही है। चाल है कितनी सवारी गाड़ी की? x। तो कितना आ गया? 132 बटा x। अब दूसरी साधन क्या है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, क्या ये हमें मालूम है? नहीं। तो इसको भी निकाल लीजिए। तो लिखिएगा
तथा 132 कह रहा है दूसरा वाला जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। तो आप जैसे ही मानते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा, तो जैसे ही हमें सवारी गाड़ी की औसत चाल मालूम हो गई तो हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वह सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक है। तो अधिक के लिए चिन्ह लगाया प्लस, कितना अधिक है 11। तो हमारा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी मिल गई x + 11। तो जैसे ही हमें दोनों रेलगाड़ियों की चाल मालूम हो गई, तो चाल मालूम है, दूरी दिया है, तो लेकिन हमें ये निर्धारित अभी नहीं हुआ कि जब सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा थी तो उसको कितना समय लग रहा था। तो हम सर्वप्रथम सवारी गाड़ी की औसत समय निकालेंगे। तो लिखिएगा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी को लगा समय बराबर, तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो सवारी गाड़ी दूरी कितनी तय कर रही है 132, सवारी गाड़ी की चाल है कितनी x, तो क्या हो गया 132 बटा x हुआ। फिर आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जब एक्सप्रेस की रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 थी तो इसको कितना समय लग रहा था ये ज्ञात करने के लिए इसका आप समय निकाल लीजिएगा। तो इसको लिखिएगा, तथा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय बराबर। तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है 132, तो मैंने लिखा 132। चाल है कितनी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की x + 11, तो मैंने लिखा x + 11। अब हमें निकल गया इनका, जैसे ही मानने वाला आपका कॉन्सेप्ट पूरा होता है और आप तुरंत क्या लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि कथन को शुरुआत से पढ़ो और जैसे जैसे कहता वैसे वैसे लिखते चले जाओ। क्या कहा कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो जब 132 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक्सप्रेस रेलगाड़ी तो कितना समय लगा 132 बटा x + 11, तो मैंने लिखा 132 + x + 11। फिर आगे कहा सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी को कितना समय लगा 132 बटा x, तो मैंने यहाँ पर लिखा 132 बटा x। तो कह रहा कि सवारी गाड़ी से, तो सवारी गाड़ी कहा तो मैंने सवारी गाड़ी लिखा, कम कहा तो कम के लिए चिन्ह -1 घंटा, कम कहा तो मैंने 1 घंटा लिखा। अब आप क्या करिए, इसको पक्षांतर करिए, तो ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 132 बटे x + 11 माइनस 132 बटे x बराबर कितना हो गया -1। अब हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो। ध्यान देना है अब यहीं से, ये जैसे अब इस माइनस को हमें यदि धनात्मक बनाना है, यदि धनात्मक नहीं बनाएंगे तभी भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप इस माइनस को क्या कर देना धनात्मक बनाना। तो माइनस को हमें धनात्मक बनाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस का क्या करना पड़ेगा, तो माइनस का गुणा करने का मतलब ये हो गया कि जो प्लस में वैल्यू है वह किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस में है वह किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो आप रख दीजिए, क्योंकि आपने दोनों पक्षों में माइनस का क्या कर दिया गुणा कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब प्लस वाली संख्या को पहले लिख दीजिए, माइनस वाली संख्या को बाद में। तो 132 बटे x और माइनस 132 बटे x + 11 बराबर 1। मैंने बताया कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों, तो हर का हम क्या करते हैं एलसीएम। तो ये एलसीएम निकाल लीजिए, तो x से ही कटेगा और x + 11 से ही कटेगा।
तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम हुआ वह क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया। पहले वाले हर से भाग दो, भाग कितनी बार जाएगी, x से कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो x प्लस 11 का गुणा किस में करेंगे, तो 132 इंटू एक्स प्लस 11। जैसे आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला, माइनस, फिर हम x प्लस 11 से भाग देंगे x प्लस 11 इंटू एक्स में, तो इस बार ये वाला कटेगा तो बचेगा क्या, x का गुणा 132 में करेंगे कितना, 132 x बराबर 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इनको हल करो, 132 का गुणा x में करेंगे कितना हो गया, 132 x। आगे बढ़ा तो कैसा चिन्ह मिला, प्लस। अब 11 का गुणा 132 में करो तो 11 दूना 22, 22 के 2 कैरी बची 2, 11 तिया 33, 33 2 35 के 5 कैरी बची 3 और 11 एक कम 11, 11 3 14, तो 1452 माइनस आगे बढ़ा तो 132 x और बराबर 1 और पूरे के बटे क्या है, x का गुणा x में करेंगे कितना आ गया, जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस, फिर x का गुणा 11 में करेंगे तो 11x। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया था यदि राशियां आपस में समान है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है, और ये देखो सेम टू सेम अवयव, ये सभी अवयव क्या मिल गए, समान। यदि अवयव समान चिन्ह विपरीत तो वे आपस से क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो बचा कितना, 1452 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और बराबर 1। मैंने देखा कि ये संख्या अंश बटे हर में क्या है, अंश बटे हर में है, तो इसको भी बना लो। तो प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x का गुणा 1 में करेंगे, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, तो इसको आप लिख लो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1 का गुणा 1452 में करेंगे कितना हो गया, 1452। ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस 1452। तो मैंने यहाँ के सभी अवयवों को पक्षांतर किया तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, 0। देखो क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। तो द्विघात समीकरण मिल गया तो इनको आप दो विधियों से, एक द्विघाती सूत्र द्वारा और दूसरा क्या, गुणनखंड द्वारा। तो मैंने पिछली बार द्विघाती सूत्र द्वारा बताया था, अब मैं इसमें गुणनखंड द्वारा बता रहा हूं। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है कि सबसे अधिक वाली घात का गुणांक, तो इसका गुणांक कितना छिपा है, 1 का गुणा 1452 में करेंगे कितना आएगा। अब 1452 का गुण आप इस प्रकार गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, मध्य वाला आ जाए। तो गुणनखंड करो, आखिरी वाला अंक सम है तो सम संख्या से कहेगा, ये गुणनखंड का नियम है। 2 साते 2 दूना बचा कितना, तो हो गया 12, तो 2 छक, अभी भी 2 से कट रहा है, काट दो, 2 तिया 2 छक 2 तिया, क्या अब ये 2 से कटेगा, क्योंकि इसका आखिरी वाला अंक विषम है तो विषम संख्या से। 3 से काटो, 3 एक कम 3 दूना 3 एक कम, अब 121 किससे कटेगा, 11 से, तो 11 ग्रहिया में 121 और 11 एक कम तो कट गया। तो इसका गुणनखंड तब तक किया जाता है जब तक इसके नीचे 1 ना आ जाए। अब इस प्रकार गुणनखंड बनाओ, दो इस प्रकार गुणनखंड लो कि जोड़ने घटाने पे मध्य वाला मिल जाए। अब लो 2 दूना 4, 11 चौक, तो मैंने क्या ले लिया 44, 11 तिया, यदि मैं 44 में से 33 को घटा दूं तो देखो 11 आएगा कि नहीं, क्या करने पे आया, घटाने पे आया। तो यदि घटाने पे मध्य वाला मिलता है तो जो मध्य वाले का चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या का चिन्ह। संख्याएं कब घटती है, जब एक प्लस में हो दूसरी माइनस में हो। तो यदि इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ भी क्या लगेगा, तो इसका मतलब मैं प्लस 11x के जगह पे क्या लिख सकता हूं, प्लस 44x माइनस, तो लिख दो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x।
देखो घटाओगे वही आएगा, क्या उसके मान में परिवर्तन हुआ? आगे बढ़ा तो क्या मिला? -1452 बराबर 0। कितने अवयव हो गए? 4। अब 4 अवयव हो गए तो दो दो अवयवों का ऐसे जोड़ा बना के कॉमन लो। तो कॉमन का मतलब जो एक जैसे दिखाई देते हैं। क्या उधर देख रही हो? यहां देखो, जब दोनों अवयव एक जैसे, कॉमन का मतलब यही होता है कि कौन से दो अवयव एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x का कॉमन लो। कॉमन का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब घात में। अब दो घात में से एक घात गई, कितनी घात बची? x। आगे बढ़ा तो प्लस। अब x x से क्या हो जाए? जब दूसरे वाले अवयव में भाग देंगे तो x x से कट गया तो बचा कितना? आगे बढ़ा तो क्या मिला? ए देखो, ये माइनस जो है, मैंने बताया था यदि कहीं माइनस पहले आ जाता है तो आने वाले चिन्ह को क्या करेगा? विपरीत करेगा। तो इन दोनों अवयवों में कुछ भी नहीं एक जैसा दिखाई दे रहा, लेकिन मैं 1452 का गुणनखंड 44 और 33 किया है कि नहीं? तो मैं 1452 के जगह पे 44 गुणे क्या लिखूंगा? 33 लिखूंगा। तो 33 दोनों में मिल जाएगा कि नहीं? तो मैंने 33 को कॉमन ले लिया, तो 33 से कट गया तो बचा कितना? x। आने वाले चिन्ह को ये माइनस क्या करेगा? विपरीत करेगा। ये 33 से भाग देंगे 1452 में, कितनी बार में कटेगा? 44 बार में। अब चेक करो कि गुणनखंड सत्य है कि नहीं। यदि दोनों कोष्टकों में एक जैसी राशि मिल गई तो बोला जाता है गुणनखंड सत्य है, और जो दो बार मिलते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। और दूसरी कोष्टक में कॉमन वाले को, तो एक बार मैंने लिया कॉमन x, दूसरी बार हमने कॉमन लिया -33, और बराबर क्या आ गया? अब बारी बारी कोष्टक को क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस वाला मान अमान लिया जाता है, कि मतलब वो नहीं माना जाता है। तो मैं इसका मान डायरेक्ट निकाल रहा हूं। तो लिखिएगा, यदि x -33 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो सवारी गाड़ी की औसत चाल थी वह कितनी औसत चाल निकल गई? 33 किलोमीटर पर घंटा। अब इसी में x का मान रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 44 किलोमीटर पर घंटा। आई बात समझ में? कहने का मतलब कथन को ध्यान से पढ़ना, और जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ना मालूम हो उसी को मान लेना। और जैसे ही आपने सवारी गाड़ी की औसत चाल मान निकाला तो आप एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी औसत चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि साफ कहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वह सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। तो सवारी गाड़ी कहा तो सवारी लिखा, अधिक कहा तो अधिक के लिए चिन्ह प्लस, 11 कहा तो 11 लिखा। फिर ये देखो ये समीकरण कैसे बना। कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जब 132 किलोमीटर की 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो कितना समय लगता है? 132/x + 11। फिर कहा सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी को मैंने देखा कि कितना समय लग रहा था? 132/x। तो सवारी गाड़ी कहा तो मैंने सवारी गाड़ी ही लिखा। फिर उसके बाद कहा कम, तो कम के लिए चिन्ह माइनस। कितना घंटा कम? 1, तो मैंने 1 किया। अब ये प्लस वाली संख्या गई इधर आई तो क्या हो गई? अब मैंने क्या किया? दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया, और दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने का मतलब ये हो गया कि जो प्लस था वह माइनस हो गया और जो माइनस था वह प्लस हो गया। बात आई समझ में? जो 11वां सवाल है वह क्या कह रहा है? 11वें सवाल को पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब दो वर्ग हैं। अब दो वर्ग हैं तो पहले वर्ग वाले का क्षेत्रफल कितना है? क्या ये हमें मालूम है? दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? क्या हमें मालूम है? नहीं। तो हम पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर,
तो क्या हमें पहले वाले वर्ग का परिमाप का मालूम है? दूसरे वाले का भी नहीं मालूम है। तो पहले वाले वर्ग का भी परिमाप निकालेंगे और दूसरे वाले वर्ग का। तो कह रहा कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जब मैंने कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ा तो क्या हमें दोनों वर्ग की भुजा मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम सर्वप्रथम पहले वाले वर्ग की भुजा मानेंगे, फिर दूसरी वाली। तो यहाँ पर लिखिएगा, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर, माना कि पहले वर्ग की भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा मैंने मान लिया क्या? यक्स मीटर मान लिया मैंने। क्या मैंने मान लिया? यक्स मीटर मैंने मान लिया। और जैसे ही अब पहले वाले वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो मैं उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूं और परिमाप। अब आप लिखिएगा, इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वह मैंने आप लोगों को लिखाया भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान हमें मालूम है कि नहीं? तो भुजा कितनी दी गई है? यक्स है, और इसी पे कितने की घात? 2 की घात। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? यक्स स्क्वायर। तथा और क्या निकालना है? परिमाप। तो लिखना आप, तथा पहले वर्ग का परिमाप बराबर। तो परिमाप है तो परिमाप का सूत्र लगा दीजिए। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा होता है। परिमाप का मतलब चारों तरफ का मापना ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। या गंवार भाषा में कह लो कि किसी भी दुनिया में किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। जैसे मैंने ये वर्ग आपका बना दिया, तो इसमें जितनी भी भुजा है तो इन सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा? और आप जानते हैं कि वर्ग का मतलब ये होता है ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो। तो सभी को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो 4 बार मिलेगी कि नहीं ये भुजा? तो क्या मिल गई? 4 गुणे भुजा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप निकालो 4 भुजा की मान कितना है? यक्स है। देखो ये तो क्षेत्रफल निकला है, ये क्या है? भुजा। तो यक्स भुजा है तो मैंने भुजा की जगह पे एक्स लिख दिया। तो 4 का गुणा एक्स में किया तो पहले का हमें सब कुछ मिल गया। अब क्या निकालेंगे? इसी प्रकार दूसरे, तो दूसरे वर्ग की क्या हमें भुजा मालूम है? तो जैसे ही दूसरे वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और परिमाप भी। तो लिखिएगा, इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, इसी प्रकार दूसरे वर्ग की भुजा बराबर। क्या हमें दूसरे वर्ग की भुजा मालूम है? नहीं। तो इसी प्रकार मैंने दूसरे वाले को भी मान लिया। तो पहले वर्ग वाले का कुछ और रहेगा, दूसरे वाले वर्ग का तो हमें मालूम ही नहीं है, तो मैंने इसको क्या मान लिया? वाई मीटर मैंने मान लिया। तो जैसे ही दूसरे वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं? दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा, इसलिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा है कितनी? तो डायरेक्ट रख रहे हैं, तो भुजा के जगह पे वाई स्क्वायर का मतलब 2। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया? वाई स्क्वायर। और क्या निकालेंगे? तथा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर। तो लिखिएगा, तथा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर। तो परिमाप का सूत्र आपका क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो भुजा है कितनी दूसरे की? तो क्या आ गया? 4 वाई। अब सब कुछ मान मिल गया। और जैसे ही सब कुछ मान निकल जाता है तो आप क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया है कि कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए जाइए और जैसे जैसे कहता वैसे वैसे लिखते चले जाओ। क्या कह रहा है?
दो वर्गों के क्षेत्रफलों, क्या कहा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों। तो ढूंढो कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना आया। पहले वाले का क्षेत्रफल आया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का क्षेत्रफल आया वाई स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का योग, तो योग के लिए कैसा चिन्ह लगाते हैं, प्लस। और ये है योग कितने के बराबर दिया है, 468। क्या मैं इनको अब जोड़ घटा सकता हूं, क्योंकि राशियां समान नहीं है। तो जब मैं जोड़ घटा नहीं सकता इनको, मैं कैसा नाम दूंगा, समीकरण का। तो डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। और जैसे ही प्रश्नानुसार वाला कथन पूरा होता है तो आप क्या लिखिएगा, पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने कथन को पढ़ करके जहां छोड़ा है अब उसके आगे पढ़ूंगा। आगे क्या कह रहा, उनके परिमापों। तो उनका परिमाप क्या क्या निकला, पहले वाले का परिमाप निकला 4x, दूसरे वाले का परिमाप निकला 4y। तो क्या कहा, परिमापों कहा, तो मैंने परिमापों को लिखा। कह रहा परिमापों का अंतर, तो अंतर के लिए चिन्ह माइनस। और ये अंतर कितने के बराबर दिया है, 24 के बराबर दिया है। तो प्रत्येक अवयव में, इन दोनों अवयव में कुछ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो 4 को कॉमन ले लो। तो 4 को कॉमन लेंगे तो 4 यहां से निकल जाएगा, बचे क्या क्या। आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा y बराबर कितना। तो जब भी किसी संख्या को जब भी किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है, गुणा का उल्टा। तो 4 से हम 24 में भाग दे देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूं, तो इनको आप डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। तो आपका मान क्या निकला है, मान निकला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। और दूसरा मान क्या निकला है, एक्स माइनस वाई बराबर 6 निकला है। अब देखो हमें मान निकालना है, तो यदि दो समीकरणों को मान निकालना है तो यहां पर हम दो विधियों से लगा सकते हैं। पहली विधि ये है कि आप x माइनस वाई का मान दिया है तो x प्लस वाई का ऐसा सूत्र लगाओ कि इसके मान में परिवर्तन भी ना हो और आ जाए। तो बताओ किस नियम से, सूत्र से लगाए कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण से। यदि द्विघात समीकरण से मान निकालना चाहते हैं, जैसे यदि मैं इस समीकरण में मान निकालूं तो मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो यदि हमें x का मान निकालना तो इस वाले पक्ष में केवल क्या रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया तो इसको उठा के फेंक देंगे। तो जब भी किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, तो ये माइनस वाला उधर गया तो क्या हो गया, देखो x का मान मिल गया कि नहीं। अब इसी x का मान उठा के रख दो, तो लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में आप उठा के रख दीजिए तो एक चर में आपका द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो रखो, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई। एक केवल किसका मान है, x, लेकिन इस पे कितने की घात। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि किसी चर राशि का मान रखते समय एक से अधिक अवयव आ जाता है तो क्या लगा लेते हैं, कोष्टक। तो कोष्टक लगा लीजिए, कितने की घात है, 2 की घात। आगे बढ़ा तो प्लस, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, वाई स्क्वायर, और आगे बढ़ा तो 468। ये देखो किसी का सूत्र दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था कि यदि कहीं भी कोष्टक के ऊपर घात लिखा गया है तो वह 100% फिक्स होता है कि किसी न किसी का क्या लगेगा। और ये सूत्र ज्ञात करना है कि ये सूत्र किसका लगेगा, तो आप सूत्र को निकालने का, पहचानने का तरीका मैं बताता हूं कि हमेशा पहले वाले अवयव को क्या मानना और दूसरे वाले अवयव को क्या मानना, बी। जैसा चिन्ह रहेगा वैसा चिन्ह लगाना, जितनी घात है उतनी घात लगा देना, तो आपका सूत्र दिखाई देने लगेगा। तो कैसा सूत्र लगाया जाएगा, a प्लस बी का।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी में मान उठा के रखो तो ए की जगह पे कितना है तो 6 का वर्ग हो गया। आगे बढ़ा तो अब बी के जगह पे क्या है तो y का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ा तो क्या मिला 2। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह। ए के जगह पे 6, बी के जगह पे y। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ये तो इतने का प्रसार हुआ। आगे बढ़ा तो क्या मिला फिर क्या y स्क्वायर और आगे बराबर कितना दिया 468। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 6 दूना 12y और प्लस y स्क्वायर बराबर 468। फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि राशियां आपस में समान है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है। और कौन कौन समान मिल रहा है y स्क्वायर। तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं तो एक y और एक y स्क्वायर मिलके कितना हो गया तो 2y स्क्वायर। अब इसके बाद इससे छोटी घात लिखो 12y और यहाँ का चिन्ह क्या है प्लस और ये प्लस वाला इधर आएगा -468। तो उधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिख देंगे तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं। तो घटाओ 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और यहाँ पर 4। लेकिन प्लस माइनस वाली संख्याएं घटती हैं लेकिन चिन्ह उसी का लिया जाता जो संख्या। तो इन दोनों में बड़ा कौन तो 468 का चिन्ह तो क्या चिन्ह लग जाएगा माइनस। अब देखो प्रत्येक अवयव में क्या 2 की भाग चली जा रही है तो 2 को कॉमन ले लो आप छोटा हो जाएगा y स्क्वायर। मैंने 2 से भाग दिया 2 कैंसिल। आगे बढ़ा तो प्लस अब 2 से भाग दो भाग कितनी बार जाएगी 6 बार जाएगी। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस। अब 2 से भाग दो इसमें 2 दूना 2 एक कम और 2 छक। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 ही आपका आएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण मिल गया। तो द्विघात समीकरण को लगाने की 2 विधियां, या तो आप उसको गुणनखंड विधि द्वारा लगा दीजिए या तो द्विघाती सूत्र द्वारा लगा दीजिए। आई बात समझ में तो लग जाएगा। तो यदि गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो सबसे अधिक वाली घात का गुणांक, तो यहाँ पर गुणांक का मतलब गिनती वाली संख्या कुछ भी नहीं लिखी गई है तो कितना गुणांक छिपा है 1। 1 का गुणा 216 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 216 आएगा। अब 216 का इस प्रकार गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पे मध्य वाला प्राप्त हो जाए। तो आप गुणनखंड कर लो तो 2 एक कम 2 आपका 2 8 16। तो जब 2 अंक एक ही साथ कट जाते हैं आने वाले अंक तो 0 हम बढ़ा लेते हैं। फिर 2 5 10 2 चौक 8 फिर 2 से काटो 2 दूना 4 2 7। अब इसका आखिरी वाला अंक विषम है तो विषम संख्या से कटेगा 3 9 3 त्रिका और 3 एकम। अब इनका फैक्टर बनाओ 2 दूना 4 तिया 12 निकल गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 9 त्रिक कितना हो गया। अब देखो 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18 निकला। यदि मैं 18 में से 12 को घटाऊं तो आएगा कितना 6 आ गया कि नहीं। क्या करने पे आया घटाने पे। तो मैंने बताया था यदि घटाने पे आता है तो जो मध्य वाले का चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या का क्या होगा चिन्ह। तो संख्याएं कब घटती हैं जब एक प्लस में हो तो दूसरी, यदि इसके साथ y है तो इन दोनों के साथ भी क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं प्लस 6y के जगह पे क्या लिख सकता हूँ -12y प्लस 18y लिख दो। y स्क्वायर -12y आगे बढ़ा तो प्लस 18y आगे बढ़ा तो -216 बराबर 0। 4 अवयव हो गए तो 2 अवयवों का एक जोड़ा बना के देखो कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब एक जैसे दिखाई देने वाले। तीन दोनों में एक जैसा क्या दिखाई दिया y, तो y को कॉमन लिया। कॉमन का मतलब भाग और भाग का मतलब घात में, तो 2 घात में से 1 घात निकल गई।
y बचा। आगे बढ़ा तो फिर आगे बढ़ा तो y से कट जाएगा तो कितना बचा 12। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला प्लस। अब देखो 216 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 12 गुणे 18, तो दोनों में 18 18 मिल जाएगा कि नहीं, तो 18 कॉमन ले लेना तो बचेगा क्या y माइनस 12। तो जो दो बार मिलते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है, एक बार, और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाले को लिखा जाता है। तो कॉमन क्या लिखा गया यहाँ पर y और क्या लिया गया 18। अब इसको आप बारी बारी कोष्टक को 0 के बराबर कर दो। लिखना यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर कितना, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि y का मान कितना आएगा 12। तो y है क्या है आपका, किसकी भुजा है, दूसरे वर्ग। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी निकल गई 12 मीटर निकल गई। अब y का मान ऐसे किसी समीकरण में उठा के रख दो कि जिसमें आपको पक्षांतर करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो आपने x बराबर 6 प्लस y रखा है ना, इसी में आप समीकरण 3 बना दो और इसी में y का मान उठा के रख दो। तो y के जगह पे क्या लिखोगे 12, तो 12 में 6 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाली वर्ग की भुजा जो थी वह कितनी थी 18 मीटर थी, और जो दूसरे वाले वर्ग की भुजा y है तो दूसरे वाले वर्ग की भुजा y का मान कितना निकला 12 मीटर निकला। तो ये दोनों की भुजाएं क्रमशः मालूम हो गई।